हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जैसे कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है आईसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। लास्ट हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जून 2015 और दिसंबर 2015। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2016 एंड अगस्त 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको साथ साथ कंसेप्ट भी पता लग जाता है और ये भी पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है जून 2016 का, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD रोम इज़ नोन एज, कि जब हम कॉपी फाइल करते हैं CD में तो वो इसको क्या बोलते हैं? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग एंड रिपिंग। CD रोम में फ़ाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है। कैसे जाना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्निंग। देखो क्या होता है कि जब भी हम ये प्रोसेस होता है, जब भी हम कॉपी करते हैं फाइल किसी CD या DVD में तो हम उसको बर्निंग ही बोलते हैं, क्योंकि CD के पास कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करता है, लेज़र यूज़ करता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर क्या आ जाए, राइटेबल फॉर्म में हो जाए। ठीक है, मतलब बर्न द इन्फॉर्मेशन इनटू द राइटेबल। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD रोम इज़ नोन एज बर्निंग। नेक्स्ट आता है एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपिएंट्स एट वंस इज़ अ, मतलब कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वॉर्म, वायरस, थ्रेट या स्पैम। देखो, जब भी ईमेल की बात आती है, अनसॉलिसिटेड होता है कि जो यूज़र नहीं चाहता था, मतलब कि वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है अपने पास, या फिर कई बार क्या होता है स्पैम, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम ही बोलते हैं। ठीक है, वॉर्म, वायरस, थ्रेट एक अलग चीज़ है, वो एक आपके वायरस की तरह एक्ट करते हैं। पर स्पैम क्या है कि एक ऐसा मैसेज, इसमें वायरस हो सकता है, स्पैम में वायरस हो सकता है, नो डाउट। पर आप जब मतलब कोई ऐसा अनसॉलिटेड या फिर अनचाहा है, मतलब ऐसी कोई मैसेज होता है तो हम उसको किस में मानते हैं? स्पैम में मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो स्पैम क्या है कि मतलब एक इरेलीवेंट और अनसॉलिटेटेड मैसेज होता है जो इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है आपको। ठीक है, टिपिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, एक साथ बहुत सारे यूज़र्स को वो भेज सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिशिंग, स्प्रेडिंग मालवेयर एक्सेट्रा। मतलब किस पर्पज़ के लिए? कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइज करने के लिए भी भेजते हैं, मतलब कि जैसे मेरा कोई ब्रांड था तो मैंने क्या किया, बहुत सारे ईमेल इकट्ठा कर लिए और इसको भेज लिया। पर वो यूज़र्स क्या है, अलाउ नहीं करते। कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो मेरे को अलाउ नहीं करते, उनको लगता है कि मेरा सही नहीं हो सकता, इसमें वायरस हो सकता है, तो उस पर्पज़ से हम उसको क्या बोलते हैं? हर एक चीज़ को स्पैम में ही रखते हैं। फिशिंग और स्प्रेडिंग मालवेयर ये सब वायरस के टाइप है कि अगर स्पैम के थ्रू आपके उसमें क्या आ सकता है? वायरस भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? स्पैम होगा, कि अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेज जो बहुत सारे रेसिपिएंट्स को हम एक बार में ही भेज देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है द स्टेटमेंट, द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। क्या कहता है कि यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिलाप, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन व प्रबंधन विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। देखो, जब भी ऐसा कुछ आता है आपके पास क्या है, अभी इसने सिर्फ क्या बोला है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। तो बेसिकली वहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है वो किससे रिलेटेड होता है? IT से। और अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी देखें, हमारा ICT ये नहीं है, हमारा वैसे भी जो ICT है वो क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पर जब भी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बात आती है कि जब हम किसी की स्टडी, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? IT ही बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी प्रणाली का अध्ययन या फिर अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संबंधित जितना भी हम ये सब करते हैं उनका, तो वो क्या होता है? IT। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी डैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, कि ये कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी होती है? मेमोरी सर्किटरी का पार्ट है, एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। देखो, मेमोरी पे मैंने एक पूरा कंसेप्ट डाला हुआ है, तो अगर आपने वो भी वीडियो अभी तक मेरी नहीं देखी है तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगी वो आती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ROM।
उसमें क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी आपकी एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हम इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जो इंस्ट्रक्शन जो स्टार्टिंग में जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन वो क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो इसी वजह से इसने भी यही पूछा है कि जब आपका स्टार्टअप रूटीन धारण करता है कंप्यूटर तो इसमें कौन सी मेमोरी सर्किटरी यूज़ होती है, तो वो क्या आएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ASC सेकेंड इज अ करेक्टर ASI is a character encoding scheme that is employed by personal computer in order to represent various character numbers and control keys that computer users select on keyboard. तो SI is an acronym for ASCII भी हम इसको बोल सकते हैं। इसने सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी है, देखो फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो आपके सामने जितनी भी फुल फॉर्म आए आप उसको ईजिली कर लेना, तो क्योंकि वो बहुत बार पूछी जाती है। जो इसका डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म का है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास आंसर होता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगर हम हिंदी में करें तो वो क्या है कि ASCII एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति तक कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न करैक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की कीबोर्ड पर चयन करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो वैसे भी ये हमारा जो ASCII कोड है ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपके कंप्यूटर में वैसे भी यूज़ होता है, ठीक है, ताकि वो वेरियस कैरेक्टर्स को, कंट्रोल कीज़ को या फिर रिकॉग्नाइज कर सके, सिलेक्ट कर सके हम। तो उसके लिए जो इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है वो क्या है, सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ ICT इज़ ट्रू और आर ट्रू, ठीक है, मतलब इनमें से दो से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, सारे भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि ICT आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैम, ठीक है। ICT सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली, ओके। द डिजिटल एंड वर्चुअल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ ICT प्रोडक्ट अलाउ द एक्सपेंडिचर फॉर दैम टू बी मैक्सिमाइज। तो हम एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं कि क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है, कि ICT कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सर्जन के लिए मुख्य उपकरण है। ICT सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसरण में सहायक होती है। अधिकांश ICT उत्पादों की डिजिटल तथा यथार्थ प्रकृति से उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिए जाता है। देखो जो फर्स्ट और सेकंड है आपके पास, अगर आप देखोगे कि ऑब्वियसली ICT एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जब आप भी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हो या फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन की बात करते हो, और ऑब्वियसली ICT से क्या हो रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो फैल रही है। आप कैसे सेपरेट कर रहे हो कि जहाँ पे वो है, मतलब फिजिकली है, जैसे हमने इतने सारे डिजिटल इनिशिएटिव जो पढ़े थे ICT में, तो वो सब इसी के ही पार्ट है, ठीक है। हम अपनी नॉलेज को फैला रहे हैं, ठीक है। पर जो इसने बोला है कि लास्ट द डिजिटल और जो इसका नेचर है, वर्चुअल नेचर है ICT का, वो हमेशा ये कहता है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत एक्सपेंडिचर करके भी उस पर वो कर रहे हैं, हमने मतलब ये वाली स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है। तो सिर्फ क्या आएगा इसका, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ओनली, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, इफ़ 1 GB इज़ इक्वल टू 230 बाइट्स। एक तो बाइट और बिट में बहुत ध्यान से रखना है। मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में भी कहा था कि मैंने बिट और बाइट्स पे एक पूरा लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखना। और वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, पर ये बिट और बाइट वाला ऑलमोस्ट हर एक उसमें आपको देखने को मिलता ही है, क्या पता हर शिफ्ट में भी आ जाए, तो आप इसको बिट बाइट वाले कंसेप्ट को ज़रूर करके जाना। हालाँकि मैं यहाँ पर समझाऊँगी, पर आप फिर भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर तभी आंसर करना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि पहले आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद आंसर दें और फिर देखें कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी और आपका आंसर ठीक है कि नहीं है और आपका स्कोर कितना आया, ठीक है। तो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है कि अगर उसने बोला है कि 1 GB इज़ इक्वल टू 230 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, तो 1024 टेराबाइट इक्वल टू बिट्स ऑफ स्टोरेज। देखो इसमें क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसने क्या कहा है कि 1 टेराबाइट हमारे पास क्या होती है, 1024 GB हमारे पास होती है, ठीक है, ये है। तो हमारे पास इसने क्या दिया हुआ है, अब अगर हम 1024 टेराबाइट, यहाँ पे टेराबाइट आएगा, अगर हम 1024 टेराबाइट देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट,
राइट। तो अभी हमारे पास जो 1024 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 की पावर 10 इनटू में 2 की पावर 10, और हमारे पास जो दी हुई है हमारे पास 1 टेराबाइट की वैल्यू, वो कितनी दी हुई है उसमें 230, मतलब 1 GB इसने दी है ना, 1 GB इज इक्वल टू 230 बाइट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 की पावर 10, 1 टेराबाइट अब हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 50 बाइट्स, हमारे पास क्या आएगा बाइट्स अभी। ठीक है, पर हमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमें किस में आंसर देना है, ये बिट और बाइट वाला ज़रूर देखना, हमें किस में आंसर देना है, बिट्स में आंसर देना है। तो हमें पता है कि एक बाइट में कितनी होती हैं 8 बिट्स, डैट इज़ 2 की पावर 3। तो हम जब 2 की पावर 3 को 2 की पावर 50 से करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 53। 2 की पावर को 50 और 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 53। ठीक है, बहुत इजी था, आपको क्या करना था सिर्फ ये देखना कि 1 टेराबाइट में कितनी होती है ये, तो 1024 यहाँ पे टेराबाइट आएगा, टेराबाइट में कितनी होंगी 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे दिया हुआ है आपको, 1 गीगाबाइट आपको ऑलरेडी दी हुई है 230 बाइट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल 1 टेराबाइट आ जाएगी वो ये आ जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला है हमें आंसर बिट में बताना है, तो हमारे पास 1 बाइट कितना होता है 8 बिट्स, डैट इज़ 2 की पावर 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हम 8 आएगा ना, तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 53। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द सॉफ्टवेयर यूज, तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज़ नोन एज, अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। देखो हमारे पास क्या है वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। जो देखो जब भी हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जब हमें वेब पे जाना है, ठीक है, नेविगेट मतलब चीज़ों को सर्च करना है या कुछ भी करना है, तो हम ऑब्वियसली कहाँ जाते हैं पहले गूगल क्रोम पे या मोजिला फायरफॉक्स पे या कुछ, तो ये सब क्या है हमारे पास वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है वेब ब्राउज़र। तो हम देखते हैं कि क्या है वेब ब्राउज़र, बेसिकली हमारे पास क्या है एक सॉफ्टवेयर है जो परमिट करता है यूज़र को कि आप एक ही माउस के क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी, ऑडियो को भी, वीडियो को भी। एक ब्राउज़र हेल्प करता है आपको ओपन अप करने में पेज और नेविगेशन करने में भी। नेविगेशन मतलब होता है कि मैं एक पेज पे सपोज होम भी है, कॉन्टैक्ट भी है, उसके फीचर्स भी हैं, जैसे आप अमेज़न पे भी देखते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, तो कुछ भी आपको हमेशा क्या मिलता रहता है आपका नेविगेशन ईजिली से मिल जाता है। तो ये एक इंटरफेस एक्ट करता है आपकी जो इनर वर्किंग है इंटरनेट और बिटवीन द यूज़र के बीच में। ठीक है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, बहुत सारे हैं। तो ये जो बेसिकली जो नेविगेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है वेब ब्राउज़र की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज BCC मीन। ठीक है, देखो पहले तो एक होता है कार्बन कॉपी दैट इज़ CC, नेक्स्ट होता है BCC दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, तो फुल फॉर्म से ही आपके जो 2 क्वेश्चन है वो तो पहली 2 ऑप्शन हैं वो तो पहले ही आपके क्या हो जाते हैं एलिमिनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट है ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो डेफिनेशन है मतलब फुल फॉर्म है वो क्या है BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा है या तो सेकंड या फिर फोर्थ। तो उसने बोला है द यूजर स्पेसिफाइड इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस टू इन 2 NCC फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या कह रहा है द यूजर स्पेसिफाइड इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल बट विल नॉट सी द एड्रेस इन 2 और CC फील्ड। ठीक है, अब हम हिंदी में और पढ़ लेते हैं कि ईमेल के संबंध में BCC क्या है, ब्लाइंड कंप्यूटर संप्रेषण या ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी, इसका यहाँ पे भी ये सेम रहेगा। ठीक है, तो हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और 2 to C फील्डों का पता भी देख सकेगा। ठीक है, और फोर्थ में लिखा है कि नहीं देख सकेगा। देखो क्या होता है कि BCC 2 और CC सबके एड्रेसेस देख सकते हैं कि और किसको गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे सेकंड करेक्ट है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। देखो CC में क्या होता है कि आपके पास सारी कॉपी मतलब जो रहती है कॉपी जो CC का होगा वो सबको दिखेगा कि ये मेल इसको गई है। आप बेसिकली कैसे कर सकते हो 2 और CC और BCC होता है। ठीक है, अब 2 CC और BCC वाले देख सकते हैं कि तीनों में गया क्या है। ठीक है, पर जो 2 और CC वाले हैं वो ये नहीं देख सकते कि BCC में कौन सा एड्रेस है। ठीक है, देखो 2 CC और BCC वाले देख सकते हैं कि 2 में क्या है, CC में क्या है। ठीक है, और पर जो 2 और CC वाले हैं, पर जो
2 और CC वाले हैं वो ये नहीं देख सकते कि BCC में कौन से एड्रेस गए हैं, पर BCC सब देख सकते हैं। देखो 2 और CC के एड्रेस सब देख सकते हैं, 2 और CC के एड्रेस सब देख सकते हैं, 2 भी देख सकता है, CC भी देख सकता है, BCC, पर BCC का एड्रेस कोई नहीं देख सकता, ठीक है, कोई नहीं देख सकता। इवन जो BCC में खुद हैं, मान लो कि 4 लोग आपने BCC में भी ऐड किए हैं, तो वो एक दूसरे को भी नहीं देख पाएंगे कि इसमें किसी और को भी गया कि नहीं गया, क्योंकि नाम ही क्या हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इसमें जो ईमेल एड्रेस जो रेसिपेंट स्पेसिफाई है वो रिसीव्ड में से हेडर में दिखता नहीं, और जो रिसिपेंट्स है 2 और CC फील्ड के उनको पता ही नहीं लगता कि उस एड्रेस पे भी आपकी कोई कॉपी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज़ अ डैश मेमोरी, ठीक है। अभी इसने पूछा है कि देखो ये रैम और हमेशा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पे भी एक ना एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या होती है, हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी डाटा जो है आपका डिसअपियर हो जाता है एज सुन एज आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हो। तो क्योंकि एक मेन मेमोरी होती है, थोड़े टाइम के लिए डाटा रहता है, जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, डिसअपियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वॉलेटाइल, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट आता है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर टू अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्वर्स डू नॉट मेंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो HTTP एक्रोनिम। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का उल्लेख अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता। तो HTTP की फुल फॉर्म बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बतानी है, सिर्फ HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि हमारे पास क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारी जो अगस्त 2016 और जून 2016 के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अगर HTTP की पढ़ भी लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जहाँ पे आपको जो डाटा होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, कुछ भी डाटा होता है तो वो उसमें हेल्प करता है आपको ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो हाइपर टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे वो ऑडियोज़ हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी हम और भी वीडियोस, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ICT पे, ठीक है। मैं साथ साथ कंसेप्ट भी कराती रहूँगी और प्रीवियस ईयर भी कराती रहूँगी। इसके साथ साथ मैं पेपर 2 की भी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से है तो आप वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।